गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आप सबके ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में 3D संक्रमण श्रेणी के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, साथ में इसकी जो ऑक्सीजन अवस्थाएं थी वो पढ़ी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण या हम कह सकते हैं चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स किस प्रकार चुंबकीय गुण रिप्रेजेंट करते हैं, इनका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, आघूर्ण का मान जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले हैं उस पर किस प्रकार डिपेंड करता है, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात होती है चुंबकीय गुणधर्म। ठीक है, हमने पढ़ा है जिस प्रकार हम पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दो प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। एक करती है चक्रण गति, एक करती है अक्षीय गति, यानी एक गति 24 घंटे में करती है, एक गति 365 दिन में करती है। उसी प्रकार ये नाभिक है, इस नाभिक के बाहर ये इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर दो प्रकार की गति प्रदर्शित करता है, यानी कि एक है हमारे पास में चक्रण गति। चक्रण गति को हम म्यू एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारे पास में है यह इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूमता हुआ, यानी हम कह सकते हैं अक्षीय गति, जिसको हम म्यू एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दो प्रकार की गति प्रदर्शित कर सकता है, चक्रण गति और अक्षीय गति। जो चुंबकीय आघूर्ण है म्यू बराबर, चुंबकीय आघूर्ण है म्यू बराबर म्यू एस और म्यू एल पर निर्भर करता है। यानी किसी भी जो हमारे पास में किसी भी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है वो किस प्रकार चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करेगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की गति पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की गति के आधार पर हम उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी परमाणु या आयन के लिए हम उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। n हमारे पास में है डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे हमारे पास में n का मान आ जाए, n का मान और चुंबकीय आघूर्ण किसमें, बोर मैग्नेटॉन में, उसका मान किस प्रकार निकालते हैं। इसके लिए हमारे एक सारणी है, उस सारणी को हम याद कर लेंगे तो हम डायरेक्ट उसका मान बता देंगे। n का मान 0 हो सकता है। n का मान 0 कब होगा, जब हमारे पास विन्यास क्या होगा, D0 या D10। जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 या D10 होगा, उस स्थिति में n का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास में D1 या D9 विन्यास होगा तो वहाँ पे n का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। D2 या D8, D3 या D7, D4 या D6 और D5। ठीक है, अगर हमारे पास में किसी भी एलिमेंट्स का, डी कण के एलिमेंट्स के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए उसमें n का मान कितना है। ठीक है, साथ में हमारे पास में है, इसके लिए हम देखें 0 के लिए 0,
एक हो 1.73, दो हो 2.85, 3.87, 4.89 और 5.91। ये हमारे पास में चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे हमारे पास में दे दें Zn+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण बताइए। अब Zn+2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Zn बराबर 3d10 4s0। Zn+2 की बात करें 3d10 4s0, यानी कि यहाँ पे विन्यास क्या है, d10 विन्यास है। अब d10 विन्यास है तो हमारे पास में d में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि यहाँ पे n का मान की बात करें, n का मान, n हमारे पास में क्या है, d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हमारे पास में n का मान कितना है, 0 है। n का मान 0 है, हम फॉर्मूले लिखे तो म्यू बराबर √n+2 भोर मैग्नेटॉन। n का मान 0, n का मान 0 कहेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस सारणी के द्वारा हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, 1 हो 1.73, 2 हो 2.85, 2.86, 3 हो 3.87, 4 हो 4.89, 5 हो 5.91। ये वाली वैल्यू हम डायरेक्ट याद कर लेंगे जब हमारे पास में दे दें कि Cu+1 और Cu+2, Cu+1 और Cu+2 का चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो Cu+1 की बात करें, यानी कि इन दोनों में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे हमारे पास में है Cu2O और CuO, इन दोनों की ऑक्सीजन अवस्था, इन दोनों में कौन सा यौगिक अधिक स्थायी है, इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए देखेंगे। इस वाले हमारे पास में 2x - 2 बराबर 0, x बराबर 1, यानी कि यहाँ पे Cu कौन सी स्थिति में है, Cu+1 है। यहाँ पे x - 2 बराबर 0, x बराबर 2 और यहाँ पे Cu+2। इसका नाम क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो यहाँ पे इस वाले में देखें, Cu का विन्यास होता है 3d10 4s1, 29 नंबर पे आता है, और Cu+ की बात करेंगे 3d10 4s0। इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। अब देखो d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इस कंडीशन में इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, 0 भोर मैग्नेटॉन। ठीक है, दूसरी बात करें स्थायित्व की, d में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी कि इसका स्थायित्व क्या रहेगा, अधिक रहेगा। कैसा है हमारे पास में, पूर्ण पूरित विन्यास है। दूसरी बात करते हैं CuO की बात करें, ये हमारे पास में Cu+2 स्थिति में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, Cu 3d10 4s1 और Cu+2 में 3d9 4s0। ठीक है, अब 3d9 है, 3d9 के विन्यास को हम भर देंगे इस प्रकार, 1 2 3 4 5
6 7 8 9। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या है, अयुग्मित है, तो म्यू का मान कितना होगा 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। यानी कि हमें ये सारणी याद हो तो हम किसी भी तत्व की जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में कंपाउंड दे दे हमारे को FeO Fe2O3। इन दोनों यौगिक में कौन सा यौगिक अधिक स्थायी है, यानी कि इन दोनों में कौन सा यौगिक अधिक स्थायी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों की। सबसे पहले इसकी अवस्था निकालें तो x बराबर 2, यानी कि ये कौन सी स्थिति में है, Fe+2 में है। 2x - 6 बराबर 0, x बराबर 3। ये कौन सी स्थिति में आपके पास में Fe+3 कंडीशन में है। ये +2 है और ये +3 है। अब दोनों की हम निकाल लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। Fe+2 की बात करें, Fe+2 बराबर 3d6 4s0। Fe+3 की बात करें 3d5 4s0। ठीक है, अब यहाँ पे अर्धपूरित विन्यास है और ये कैसा है, अपूर्ण विन्यास है। स्टेबल की बात करें जो +3 अवस्था वाला है Fe2O3 है, यानी कि ये हमारे पास में फेरस ऑक्साइड है, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड और इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों में ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा, क्योंकि एक ऐसा है अर्धपूरित विन्यास है। अब इन दोनों में हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करें 3d6 वाले विन्यास में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे उसका मान कितना होगा, 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन। और जो 5 वाला है इसमें कितना होगा, 5.91 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, इसी के आधार पे हम किसी भी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम एग्जांपल देखें। साथ में हमारे पास में देखो कोई भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं और उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 है, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास में है टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +4। इन तीनों कंपाउंड के अंदर तीनों के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और तीनों में कौन सा अधिक स्थायी है उसके बारे में हमारी इसकी जानकारी लेनी है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम। टाइटेनियम हमारे पास में 22 नंबर पे आता है, इसका विन्यास होता है 3d2 4s2। इसका विन्यास क्या होगा, 3d2 4s0। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 3d1 4s0, 3d0 4s0। अब बात करते हैं बी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा 2.85 बोहर मैग्नेट्रॉन, इसमें 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन और इसमें 0 बोहर मैग्नेट्रॉन।
अब बात आती है इन तीनों में कौन सा अधिक स्थायी होगा, इन तीनों में कौन सा अधिक स्थायी होगा। ये सभी इनकी जो ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं उन पे डिपेंड करते हैं। ऑक्सीजन अवस्था के बाद हमारे पास में जो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चक्रण व अक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय आघूर्ण के लिए हमारे पास में डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसी के आधार पे चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है, जिसमें जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में 3 कंपाउंड थे, 3 आयन थे, टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +4। ठीक है, +4 हमारे पास में चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है, 0 है। इसका विन्यास D0, यानी कि ये हमारे पास में निष्क्रिय गैस ऑर्गन के, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास में निष्क्रिय गैस ऑर्गन के समान है, इसलिए इसका जो स्थायित्व है वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा, यानी सबसे अधिक स्थायी है। ठीक है, फिर हमारे पास में डी कक्षक में, तो डी कक्षक है, डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर चुंबकीय गुणधर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारे पास में है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय और तीसरा है लौह चुंबकीय। सबसे पहले हम बात करें प्रतिचुंबकीय क्या होता है। यदि किसी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स है वो हमारे पास में किसी आयन स्थिति में है या किसी एटम्स के रूप में है, उसके डी कक्षक में उसका डी कक्षक ऐसा हो, पूर्ण पूरित हो, यानी कि उसका विन्यास D0 या D10 हो। ऐसी स्थिति में वहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की 0 होने पर वह परमाणु या आयन प्रतिचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जो आयन प्रतिचुंबकीय होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, यानी रंगहीन होगा। अगर हमारे पास में कोई भी प्रतिचुंबकीय यौगिक है या आयन है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। इसके एग्जांपल हम बात करें Zn+2, Cu+1, Sn, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, यानी कि जिसका विन्यास कितना हो, यानी जिसका विन्यास D10 हो या D0 हो। इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करने वाला आयन या परमाणु कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, यानी कि इसमें डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एक हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है उसके प्रभाव को इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यानी वे परमाणु या आयन जिनके बाह्यतम कोश में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं या डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, अर्थात उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 या D10 होता है, वे होते हैं प्रतिचुंबकीय। और जो भी प्रतिचुंबकीय होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, यानी किसी प्रकार का रंग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। साथ में ये है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरा है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई भी परमाणु या आयन है उसके बाह्यतम डी कक्षक में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वे यौगिक अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि वे अनुचुंबकीय गुण रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अनुचुंबकीय हमारे पास में विन्यास है वो D1 या D9 इनके मध्य होना चाहिए, D1 से लेकर D9 तक, यानी इनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए। अब देखो अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थों को यदि आप
इनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इधर में आपके पास में जब तक इनको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तब तक ये चुंबकीय गुण रिप्रेजेंट करेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र को आप जैसे हटाएंगे ये वापस कैसे हो जाएंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। इनकी बात करें हम, स्कैंडियम, टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +3, Cu+2, Mn+2, यानी जिनमें भी आपके पास में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं अपनी ओर आकर्षित करेंगे, साथ में जब तक आप इनको उस प्रभाव में रखेंगे तब तक ये चुंबकीय गुण रिप्रेजेंट करते रहेंगे, और जैसे आप प्रभाव को हटाएंगे ये वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तीसरा है लोहे चुंबकीय पदार्थ। लोहे चुंबकीय पदार्थ भी होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में आप एक बार रख देंगे तो स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें Fe2O3, यानी कि इनके जो डोमेन होते हैं उन डोमेन का जो विन्यास है वो एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है इनको एक बार आप चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो ये परमानेंट चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इसके अलावा यदि आप इन लोहे चुंबकीय पदार्थों को गर्म करेंगे या पीटने पर इनके चुंबकीय गुण क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल बात करें अपन फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास में ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण भी किस पे डिपेंड हमारे पास में, तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसी के आधार पे डिपेंड है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि हमारे पास में जो ऑक्सीजन अवस्था है, यानी कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। एक हमारे पास में हो सकता है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे जो भी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं आयनिक प्रकृति के, यानी उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, आयनिक बॉन्ड बनता है उनमें। और जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था हाई रहेगी वो कैसे होते हैं, वे होते हैं सहसंयोजक प्रकृति के, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। ये हमारे पास में क्षारीय गुण दर्शाते हैं, क्षारीय गुण रिप्रेजेंट करते हैं, क्षारीय गुण रिप्रेजेंट करते हैं। ये अम्लीय गुण रिप्रेजेंट करते हैं, अम्लीय गुण रिप्रेजेंट करते हैं। इन डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, क्षारीय ऑक्साइड होंगे, क्षारीय ऑक्साइड होंगे। और ये होंगे अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड होंगे। ये अपचायक गुण रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे होंगे, ये अपचायक गुण रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। जैसे हम बात करें, हमने कंपाउंड लिया MnO, एक हमने लिया Mn2O7। MnO के अंदर जो मैग्नीज है वो Mn+2 अवस्था में रिप्रेजेंट है, और ये हमारे पास में Mn+7 में है। अब MnO की बात करें, M1 कैसा है हमारे पास में, इसकी अवस्था कैसी है, लो ऑक्सीजन अवस्था है। कैसा है ये हमारे पास में, आयनिक प्रकृति का है, क्षारीय है। ये ऑक्साइड कैसा है, क्षारीय ऑक्साइड है। और कैसा है, ये अपचायक प्रकृति रिप्रेजेंट करेगा। Mn2O7 कैसा है, सहसंयोजक प्रकृति का है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जो ऑक्साइड कैसा है, अम्लीय ऑक्साइड है। और कैसा है हमारे पास में, ये ऑक्सीकारक है। और जो बीच वाले होते हैं, यानी कि जो नया हमारे पास में निम्न हो न उच्च बीच वाला हो, उसे हम कहते हैं वो कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।